ये अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर है। इसमें सबसे पहले देखिएगा कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का कार्यकाल पूर्ण होने से 3 दिन पूर्व क्या कर दिया, राष्ट्रपति को पाकिस्तानी संसद भंग करने का सलाह दिया, जिसके बाद बलूचिस्तान आवामी पार्टी के सीनेटर, पार्टी का नाम याद रखिएगा, बलूचिस्तान आवामी पार्टी, ठीक है, इसका जो सीनेटर था जिसका नाम था अनवर अल हक काकर, क्या नाम है, अनवर अल हक काकर, ठीक है, ये पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना। ठीक है, अब सवाल ये आएगा कि वर्तमान में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है, क्या बोलेंगे, अनवर अल हक काकर। पूछा जाएगा बताइए कि ये किस पार्टी से संबंधित है, बलूचिस्तान आवामी पार्टी, किससे है, बलूचिस्तान आवामी पार्टी से। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान है बगल में और क्या कहते हैं, ये पड़ोसी भी है और दुश्मन भी है, लम्हर दुश्मन है ये, तो इसी लेकर के याद रखिएगा इसको, ठीक है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। और इससे पूर्व जो थे वो कौन थे, शहबाज शरीफ थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हुआ करते थे, ऐसे मत। और इससे पहले भी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ एक बात बताए थे, इन्होंने क्या किया था कि एक विधेयक पारित करके 3 वर्ष से अधिक सजा वाले को भी चुनाव लड़ने का प्रावधान किया था, ताकि शहबाज शरीफ का जो भाई था नवाज शरीफ, वो भी लड़ाई क्या कहते चुनाव लड़ सके, क्योंकि उसे 3 साल की सजा मिली हुई थी। और अभी आप देखिए कि वो चला आया पाकिस्तान, और पाकिस्तान आने के साथ ही सीधा सबसे पहले भारत पर अटैक करता है। याद रखिए, भारत के नेता को चुनाव जीतना है तो पाकिस्तान को खूब गलियावे, एकदम देखिए भारत का हर नेता चुनाव, आप भी खड़ा होकर के ना पाकिस्तान को गलियाना शुरू कर दीजिए, आप चुनाव जीत जाइएगा। और वही बात है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का कुत्ता बिलाई कोई भी रहेगा ना, अगर वो भारत को गलियाना शुरू कर दिया, भारत के बारे में बोलना शुरू कर दिया, तो अगर कुत्ता बिलाई होगा ना वो जीत जाएगा, कॉकरोचो खड़ा होगा जीत जाएगा चुनाव में, ऐसे बात है। बस यही मुद्दा होता है, भारत के नेता गलियाएगा किसको, पाकिस्तान को, और पाकिस्तान वाला किसको, भारत को, ऐसे बात है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रवाद के नाम पर ना ये सब लोग देश से खिलवाड़ करता है, चाहे वो भारत का नेता हो या पाकिस्तान का नेता हो, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है, ऐसे बात है। अभी आपको पता है कि एक क्या कहते हैं सेल्फी पॉइंट बनाया गया, पता है आपको, नहीं पता आपको, सेल्फी पॉइंट, भारत सरकार सेल्फी पॉइंट बनाई है 822 जगह पे, पूरे भारत में 822 जगह पे सेल्फी पॉइंट, सेल्फी पॉइंट, इसका मतलब समझ आ रहा है, सेल्फी पॉइंट। ये सेल्फी पॉइंट में क्या कराएगा, भारतीय सेना का काम क्या होता है, देश की रक्षा करना, सीमा पर डट करके लड़ना। लेकिन अब क्या किया जा रहा पता है, ये भारतीय सेना अब लड़ेगी नहीं, 822 जगह सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। इस सेल्फी पॉइंट पर क्या करेगी भारतीय सेना, जा करके सरकार का जो काम है, सरकार जो योजना लाया है, सरकार जो काम किया है, लोगों को बाथरूम दिया है, शौचालय दिया है, गैस दिया है, स्वच्छ भारत अभियान चलाया, जितना भी योजना आया, ये सब लोगों को प्रचार करेगा लोगों के बीच में, वो सेल्फी पॉइंट पर रह करके, ऐसे बात है। अब सेना का काम लड़ना नहीं रहा, सबको हम तो कहते सबको बॉर्डर पर से बुला करके सबको ले आइए सेल्फी पॉइंट पर, और चुनाव में उतार दीजिए कि प्रचार जो है सो आप प्रचार करिए, सेना का काम अब रह गया प्रचार करना। अब बताइए देश के साथ, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है। अगर ये बात पाकिस्तान को पता चलेगा, दूसरा जो दुश्मन है उसको पता चलेगा इसका सेना अब ये कर रहा है, तो इसका मतलब है इसके पास अब प्रैक्टिस नहीं रहेगा युद्ध का, और इसको सेल्फी पॉइंट पर ला रहे हैं। बताइए, प्रचार करेगा कि कौन कौन योजना लाया गया। एक बात बताइए, अगर योजना आया है तो योजना का लाभ कौन लिया होगा, जनता लिया होगा। तो एक बात बताइए, उस योजना के बारे में जनता से अधिक कौन जानता होगा, कोई जानता होगा, हमारी सेना जानती होगी, हमारी सेना थोड़ी लाभ लिया है। अगर आप योजना लाए हैं, योजना का लाभ अगर जनता ली है तो जनता तो जानती होगी, हम गैस लिए हैं, सरकार दिया हमको गैस, तो इसको प्रचार करने की क्या जरूरत है। और उसमें प्रचार भी करना है तो आप अपना नियुक्त करिए ना प्राइवेट से अपने कार्यकर्ता को, सेना को क्यों घसीट रहे हैं इस प्रचार में, बताइए। सेना प्रचार करने के लिए बनता है क्या, सेना किसी पार्टी का गुलाम होता है क्या, कि जब मन होगा तो प्रचार करवाइए, और जब मन होगा तो कहिएगा कि बीजेपी का झंडा, कोई बोलेगा कांग्रेस का झंडा लेकर के आप घूमिए। सेना का यह काम रहा। अब देखिए जब भी होता है ना
तो भारत में पाकिस्तान में इसी तरह की बात होती है। अभी आया नवाज शरीफ, सबसे पहले भारत के बारे में जहर उगला, ऐसे बात है। मुंह में तो 74 बवासीर हुए है और भारत के बारे में जहर उगलना शुरू कर दिया। सही बात बोल रहे हैं। अयोध्या के साथ भारत पे अटैक किया, बताइए, मेरा बुझाइए नहीं रहा है। तो कब उसको समझ में आएगा कि बाप की इज्जत किया जाता है हमारे संस्कृति सभ्यता में? तो उसको समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। कितना मान लीजिए भारत की संस्कृति सभ्यता से निकला है और उस सभ्यता के लोगों को नहीं पता है कि बाप का इज्जत किया जाता है, चाहे बाप कितना निकम्मा क्यों न हो जाए, है कि नहीं। और देखिए आता है तो बापे का बुराई करना शुरू कर देता है, तो बुझाइए ना रहा है, समझ से बाहर है बुरा। चलिए देखिए, तो अभी देखिए वर्तमान में पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। इसकी राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद है। इतना पॉइंट हम लोग पाकिस्तान से याद रखेंगे, बाकी पाकिस्तान में कोई बात याद करने वाला है नहीं, ऐसी बात है। चलिए उसके बाद देखिए, पाक के पूर्व पीएम इमरान खान को तोशखाना भ्रष्टाचार में 3 वर्ष की सजा हो गई, जिसके कारण चुनाव लड़ने की योग्यता समाप्त हो गया। वे अगले 5 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और पूछा जाएगा इमरान खान किस पार्टी से संबंधित तहरीक-ए-इंसाफ। समझिएगा, पहले जो प्रधानमंत्री था इमरान खान, जो क्रिकेटर भी रहा, ठीक है, इस पर जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो इसको हटा करके सेना क्या की, प्रधानमंत्री बना दिया। किसको? शहबाज शरीफ को। ठीक है, शहबाज शरीफ का बाकी का कार्यकाल समाप्त हो गया। ठीक है, जब समाप्त हो गया तब कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया अभी अनवर अल हक काकर को। अब वहां पर चुनाव होगा। तो पहले इमरान खान था, इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार में क्या कर दिया? सजा दे दिया गया। अब तो तोशाखाना भ्रष्टाचार क्या है जानते हैं? मतलब पाकिस्तान को जितना भी विदेशी उपहार मिला, विदेशी जो है सो पुरस्कार मिला, सब पुरस्कार, देखिए कोई भी पुरस्कार जो होता है ना वो देश का होता है, समझ रहे हैं। कोई भी पुरस्कार अगर किसी भारतीय राजनेता को या भारतीय प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति को मिलता है तो याद रखिए वो देश का होता है, भले आपके नाम से मिला हो। लेकिन वो क्या किया कि जितना भी देश को, पाकिस्तान को पुरस्कार वगैरह मिला था, उपहार में मिला था, कोई भी चीज, सारे चीज को क्या कर दिया? ये बेच दिया। क्या कर दिया? बेच दिया, चुपके से, किसी को बताया भी नहीं, और सब पैसा चपोत करके जेबी में रख लिया। ऐसे बात है। इसीलिए करके इस पर तोखाना, अच्छा, क्योंकि ये विदेशी पुरस्कार का जो संग्रहालय जहां पर जमा होता है, जहां पर ये सारे विदेशी पुरस्कार उपहार, उस जगह को पाकिस्तान में बोलते हैं तोशाखाना। क्या बोलते हैं? तोशाखाना। तोशाखाना का जितना भी था ना पुरस्कार वगैरह, सारा चीज को बेच दिया, जिसके कारण इस भ्रष्टाचार के मामले में 3 वर्ष का सजा इसे हो गया। ये किस पार्टी से संबंधित था? तहरीक-ए-इंसाफ। और वर्तमान का प्रधानमंत्री किस पार्टी से संबंधित? बलूचिस्तान अवामी पार्टी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इतना पॉइंट्स हम लोग ध्यान में रखेंगे, बस हो जाएगा। देखिए म्यांमार में आपको पता है कि वहां पर तख्ता पलट हो गया था, वहां पर सेना का राज है म्यांमार में, और वहां की जो क्या कहते हैं शासक था, वहां का जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति था, सबको उठा करके क्या कर दिया? जेल में बंद कर दिया। 1-2 वर्ष का नहीं, 33 वर्ष का सजा सुना दिया। ऐसे बात है। वहां का सेना क्या किया? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बंधक बना करके जेल में डाल दिया, और अपने क्या हो गया? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन गया, सेना का ही लोग, और अभी सरकार चला रही है। अब क्या हो गया कि ये बोल रहा था कि 1.5 साल में हम चुनाव करवा देंगे। कौन? जो सेना का लोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना हुआ, ये बोला कि हम 1.5 साल में चुनाव करवा देंगे, लोगों के द्वारा चुन लेंगे, अभी माहौल सही नहीं है। और 1.5 साल को बढ़ाते देखिए अभी 6 महीना फिर बढ़ा दिया है। वही बात है कि म्यांमार में स्थापित सैन्य सरकार ने चुनाव के समय को 6 माह क्या कर दिया? बढ़ा दिया। नवंबर 2020 में ही वहां क्या हुआ था? सैन्य प्रशासन ने चुनाव में फर्जीवाड़ा का आरोप लगाकर नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, देखिए पार्टी का नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, पार्टी का जो नेता था जिसका नाम था आंग सान सू की को गिरफ्तार करके 33 वर्ष की सजा सुना दिया था। चुनाव में भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके, ऐसा बात है कि चुनाव में भ्रष्टाचार करके, फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीता है। ठीक है, इसी वजह से इस पर क्या कर दिया? आरोप लगा करके इसको गिरफ्तार करके 33 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया। ठीक है, और चुनाव जो करवाना था बोला 1.5 साल में करवाएंगे। अब देखिए 2020 की कहानी, अब 24 आने वाला है, 4 साल में चुनाव नहीं करवा पाया, 6-6 महीना करके यह बढ़ाता चला जा रहा है। याद रखिए, जहां पर सैन्य ताकत बढ़ेगी
और जहां पर सेना का राज होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, वहां पर चुनावी व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा, समझ रहे हैं? तो इतना हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिएगा, और अभी पता है आपको, माली में सेना तख्ता पलट हुआ था, पता है ना आपको? माली में हुआ था, उसके बाद नाइजर में हुआ था, उसके बाद बुर्किना फासो जो है, बुर्किना फासो वहां पर हुआ था। ये सारे जगह पर क्या हो गया? तख्ता पलट हो गया है। आया सब बात है, ये सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये फोटो किसी का है, किसका? नहीं नहीं, ये अनवर अल हक काकर को, ये काकर है, काकर। ऐसे बात है, याद रखिएगा। और देखिएगा कि 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 11वीं बार नरेंद्र मोदी लाल किला से देश को संबोधित किया, और सर्वाधिक बार कौन किए थे? 17 बार नेहरू जी किए। ये 11वीं बार किए कौन? नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा, ठीक है। और इस बात को याद रखिएगा। और 26 जनवरी में, ये तो 15 अगस्त की बात हुई, और 26 जनवरी में हम लोग का जो अतिथि के रूप में आए थे 2023 में, कौन आए थे? हाँ, फतेह अल सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी जो था, ये आए थे। इस बात को याद रखिएगा। ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। मिस्र बोलिए, इजिप्ट बोलिए, क्या बात है, मिस्र के राष्ट्रपति हैं। और 2024 में जो आएंगे वो बाइडन आएंगे। कौन आएंगे? बाइडन। देखिए हम लोग कितना जो है सो होशियार है। ये बेहुदबा को हम लोग दोस्त मानते हैं। और जानते हैं 100 अगर मरा होगा ना कुत्ता, गली का कुत्ता, तो बाइडन जन्म लिया होगा। ऐसे बात है, सही बात बोल रहे हैं। मान लीजिए हम लोग इसको बुला रहे हैं अतिथि के रूप में, 26 जनवरी में न्योता दे दिए हैं। कल क्या बोला जानते हैं? जो युद्ध हो रहा है ना इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, इसमें भारत जो है ना, भारत इसको करवा रहा है। बताइए, ये बकलोल को बुझ रहा था। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, गांधी का देश है ये, शांति हम लोग चाहते हैं। ये बेहुदबा बोलता है, समझ रहे कि मैंने भारत करवा रहा है ये बात। बताइए, जरा बुझने आ रहा? पहले हथियार अपने बेच रहा है, फायदा अपने ले रहा है, भारत का नाम ले रहा है। बताइए, गजबे हाल है। मैंने चोरी और ऊपर से सीना जोड़ी। बताइए, गजबे हाल है। लगता है बंदर जैसा। देखिएगा इसको फोटो को, समझ रहे हैं? तो कहता है कि मैंने भारत करवा रहा है। देखिए कितना बुझने आ रहा है, गजबे हाल है। तब देखे नहीं कि मतलब इसका मीटिंग फिक्स था वहां पे, इसी में मैटर को लेकर के। भगा ले आना नहीं है, बकलोल का बुझने ना था, तुम आना नहीं है, बना दिया इसको। कतर वाला सब तो अरब देश था, जा रहा था, मतलब जहाज वहाज में बैठल था, उधरे रहा, आना नहीं तुम। समझ रहे हैं? इसी होशियारी कारण होशियार बनता है, ये घरों में बनता है, बरों में बनता है। गजब हाल है। चलिए अगला देखिए। अच्छा, 2024 में हम लोग बाइडन को बुला रहे हैं, याद रखिएगा। हम तो कहते हैं अभी कैंसिल कर दे भारत सरकार, अभी बड़े उधरे रहते हैं। तो लड़ाई कारण हम बता रहे हैं। अब यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है, कौन करवा रहा है? यूक्रेन रूस में भारत करवा रहा है, सब अमेरिका करवा रहा है। समझ रहे हैं? लड़वाना है और हथियार बेचना है, इसका काम यही है। और वो हथियार बेचना जो एक्सपायर होने वाला है ना, 2-3 महीना पहले लड़ाई करवा दो केकरो से, और एक्सपायर वाला जो होने वाला है सब भेज दो वहां पे। हाँ, अपना इनकम हो जाएगा। ये बहुत नहीं बुझे, बिजनेसमैन है ये। जॉर्जिया मेलोनी। अब देखिएगा, मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी की रद्द लोकसभा सदस्यता को सर्वोच्च न्यायालय के तहत हस्तक्षेप पर पुनः सदस्यता क्या कर दिया गया? बहाल कर दिया गया था। और लोकसभा सचिवालय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुच्छेद 102 के 1 के सेक्शन 8 के तहत राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया था। देखिए, राहुल गांधी ने एक टिप्पणी किया था। टिप्पणी क्या किया था कि आखिर ये जो भगोरे सब है, जो देश का रुपया लेकर के भागा है, आखिर इसके नाम के पीछे सरनेम मोदी क्यों होता है? मोदी ही क्यों है? ऐसे बात है। सारे भगोरे जो है, जो पैसा लेकर घोटाला करके भागा है, वो मोदी सरनेम का है, टाइटल उसका मोदी है। तो ये बात जो ही बोला, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष था अपने सचिवालय के द्वारा जनप्रतिनिधि अधिनियम बोला कि नहीं, ये मोदी जो बोला है ना, इससे जितना भी मोदी है, चाहे वो
और क्या कहते हैं सुशील मोदी हो, नरेंद्र मोदी हो, सबके मान में हानि हो गया। क्या हो गया? सबके मान में हानि हो गया, मान हानि हो गया, समझ रहे हैं। तो इसीलिए करके इसकी सदस्यता को, लोकसभा के सदस्यता को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। किसके तहत? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुच्छेद 102 के एक का सेक्शन जो 8 है इसके तहत रद्द कर दिया। हाँ, सेक्शन धारा 8 इसके तहत रद्द कर दिया। लेकिन बाद में यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाता है और सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि जो मतलब चीजें ये रद्द की गई है ये किसी भी प्रकार से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत नहीं आता है। ये आए समझते, किसी पर्सनल नाम के प्रति नहीं किया गया है। जो व्यक्ति लेकर के भागा है, जैसे कि नीरव मोदी हो गया ना, तो इस तरह से ललित मोदी हो गया, तो इस तरह से जो नाम सरनेम है उसके बारे में कहा गया टीका टिप्पणी। तो इसी वजह से ये जनप्रतिनिधि अधिनियम में नहीं आता और फिर से लोकसभा की सदस्यता लागू कर दिया गया। किसका? राहुल गांधी का। आज समझ कि नहीं आया? चलिए अगला देखिएगा कि ओबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता में काफी वीवीआई हो गया साहब, काफी वीवीआई। ओबीसी के आरक्षण को लेकर की अंतिम रिपोर्ट है। इसी से ओबीसी का चाहे तो आरक्षण जो मिलना चाहिए, न्यायपूर्ण आरक्षण, वो मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है। तो ये रोहिणी आयोग, याद रखिएगा, जी रोहिणी आयोग की अध्यक्षता में अक्टूबर 2017 को रोहिणी आयोग का गठन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि 27% ओबीसी को प्राप्त आरक्षण, ओबीसी वर्ग उपजातियों को कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। मतलब ये ऑब्जर्वेशन करना कि इसी ओबीसी की संख्याएं कितनी है, इसको आरक्षण कितना मिल रहा है और इस आरक्षण से ओबीसीओ को लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो कितना परसेंट हो रहा है। आप देखिए अभी जो कट ऑफ गया किसका? टीचर वाला का, ईडब्ल्यूएस का कम गया है, ईडब्ल्यूएस का लड़की लोग से भी कम गया है। हाँ, तो ईडब्ल्यूएस का सीधे 12, 12, 13 नंबर का अंतर है, इतना कम गया ईडब्ल्यूएस का, जो 10% आरक्षण जो दिया गया है, समझ रहे? तो उसमें देखिए, तो इसीलिए करके क्योंकि ओबीसी की संख्याएं अधिक है, ओबीसी लोगों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या अधिक है और इसको आरक्षण कहने का 27% है, लेकिन आरक्षण 27% तो है अधिक, लेकिन नंबर ऑफ जो है सो ओबीसी देखिएगा तो उसके हिसाब से बहुत कम है, नहीं के बराबर है। इसीलिए करके इस पर जो आप देख रहे हैं कास्ट सेंसस जो बिहार सरकार की है, राहुल गांधी भी इस बात को उठा रहा, कास्ट सेंसस की बात, यही बात, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, मतलब जो जितना संख्या में उसको अधिक मिलना चाहिए। मान लीजिए ओबीसी की संख्या अगर मान लीजिए 1000 है, ठीक है, इसको मान लीजिए 27% अगर आप आरक्षण दे भी दिए, तो मान लीजिए इसमें तो 1000 है तो कितना हुआ? 270 हुआ, ये हुआ ना। और मान लीजिए कि किसी का कम है, संख्या ही कम है, 50 है, उसको 10% दे दिए, तो बताइए कि 40 को 10 व्यक्ति को आरक्षण मिल गया 50 में। मान लीजिए 50 में 10 व्यक्ति को आरक्षण मिल गया तो 40 को बच गया। अब इसको 1000 से आप कर दीजिए, मान लीजिए, तो इस तरह की बात है। लेकिन इसकी भीड़ बढ़ जाएगी, है 10%, लेकिन इसकी आबादी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस तरह की बात है। आज समझ कि नहीं आया? अगला देखिएगा, बिहार में शुरू हुए आर्थिक सर्वेक्षण का चरण अगस्त 2023 तक पूरा हो गया। यह जातिगत जनगणना 7 जून 2023 को शुरू हुआ था। अच्छा, आर्थिक सर्वेक्षण के साथ साथ ये क्या था? जातिगत जनगणना भी था, कास्ट सेंसस था, उसमें पूछा जाता था, दोनों चीज किया गया। आर्थिक रूप से भी आप देखते होंगे जब किया जाता था कि इसको कितना घर है, क्या है, नहीं है, ये सब बात पूछा जाता है, तो इसको किया गया। इस पर क्या कर दिया था कि पटना हाईकोर्ट, नहीं जनवरी होगा, 7 जनवरी को शुरू किया गया। हाँ, 7 जनवरी को। अब देखिए जब ये शुरू किया गया ना, तो पटना हाई कोर्ट में क्या कर दिया कि जो विपक्षी था वो विपक्षी क्या कर दिया, पटना हाई कोर्ट में केस कर दिया कि जनगणना का जो मुद्दा है केंद्र का मुद्दा है, तो फिर बिहार सरकार कैसे करवा रही है। तो पटना हाई कोर्ट क्या कर दिया, इस पर रोक लगा दिया। आपको पता है जनगणना किसका मुद्दा होता है? केंद्र सरकार का मुद्दा होता है। तो फिर इस पर रोक लगा दिया कौन? पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है बताइए? विनोद चंद्रन। कौन है? विनोद चंद्रन, याद रखिएगा। ये रोक लगा दिए। जब रोक लगा दिए तो बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। आपको पता है सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। तो बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई
जब सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट बोला ये जातिगत जो जनगणना है ये कोई जनगणना नहीं है, ऐसे बात है। और राज्य सरकार इसको कर सकती है, कोई बात नहीं है, ऐसे बात है। ये तो जाति के आधार पर जातियों की गिनती है, जनगणना नहीं है, लोगों की गिनती नहीं है, जाति की गिनती है, ऐसे बात है। ये बात बोला और ये बात बोलकर बोला नहीं आप करवा सकते हैं। जो ही हुआ बस तुरंत जो है सो अगस्त 2023 तक में पूरा क्लियर कर दिया। और आप देखें कि जातिगत जनगणना जो है सभी दे भी दिया। 1931 के बाद याद रखिएगा पहली बार जातिगत जनगणना 1931 में जारी हुआ था। उसके बाद जातिगत जनगणना आज तक भारत में कहीं भी नहीं हुआ था। पहली बार बिहार जो है 1931 के बाद कोई राज्य सरकार पहली बार इसको जारी करने का काम किया। और अभी देखिए बिहार को देखते देखते सब राज्य जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान सब बोल रहा है कि हम भी जातिगत जनगणना करेंगे। चलिए अगला, अब मान लीजिए अगर ठीक है कोई बात नहीं है, अगर जातिगत जनगणना करने से अगर नुकसान नहीं है तो फिर आप करते क्यों नहीं? आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या दिक्कत है आपको? अगर इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तो आपको कर लेना। जब जनगणना कर ही रहे हैं तब बता दीजिए बात। अगर देश को बताइएगा कि इस देश में कितना किस का जाति है, तब सरकार का कहना है कि भेदभाव हुआ, कि अगर ऐसा करेंगे ना तो जाति के आधार पर ही बांटना हो गया, फिर देश बटेगा। ये राज्य सरकार का, ये केंद्र सरकार का कहना होगा। ये बात तो सही है, लेकिन जिस समय वोट मांगते हैं धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, तो उस समय आपका कहां चल जाता है? यही लॉजिक। चलिए अगला देखिए, कोई भी सरकार हो, अगला देखिए 19,000 करोड़ के लागत से नौसेना के लिए पांच जो है पुलिस शिपिंग शिप का निर्माण के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ क्या हो गया? समझौता हुआ, जिसका निर्माण कहाँ होगा? विशाखापट्टनम में होगा। तो याद रखिएगा ये जो शिप का निर्माण होगा किसके द्वारा? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ये कहाँ पर? विशाखापट्टनम में, याद रखिएगा। लेकिन मझगांव डॉक कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र के मुंबई में पड़ता है मझगांव डॉक, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद है कि राजस्थान के विधानसभा से प्रस्ताव पारित होने पर अब राजस्थान में 19 जिलों की वृद्धि हो गई है, जिससे राजस्थान में अब जिलों की संख्या कितना हो गई? 50 जिले हो गई। और इससे अधिक, सबसे अधिक पूछा जाएगा, भारत में सबसे अधिक जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दूसरा स्थान पे एमपी और तीसरा स्थान पे अब कौन आ गया? राजस्थान। बिहार में कितना? 38। तो यूपी में 75 है, एमपी में 52 है और राजस्थान में 50 हो गया, और बिहार में कितना है? 38 है। तो पूछा जाएगा हाल ही में किस राज्य में 19 जिलों को बढ़ा करके कुल जिलों की संख्या 50 कर दी गई है? क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? राजस्थान। फिर अगला है केरल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? केरलम। केरल का नाम बदल करके कर दिया गया केरलम। ठीक है, इसका नाम कितना बढ़िया था केरल, अब कर दिया केरलम। बताइए, गजब हाल है। केरलम करने के लिए केरल का जो सीएम है, जिसका नाम है पिनरई विजयन, के नेतृत्व में राज्य विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया गया और अब अनुसूची 1 और 8वीं अनुसूची को संशोधित करके उसका नाम क्या किया जाएगा? अब जब केरलम करिएगा तो संविधान में संशोधन होगा ना, क्योंकि हमारे संविधान का आपको पता, अनुसूची 1 अनुच्छेद 1 में कहा गया राज्यों का संघ है और जो राज्य इस संघ में जुड़ा हुआ उसके नाम का वर्णन किया गया है। अगर इसका नाम रख दिया जाएगा केरलम और वहां रहेगा केरल तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसीलिए करके अब संशोधन होगा 8वीं अनुसूची में, ताकि भाषा का भी ये हो जाएगा। उसके बाद अनुसूची 1 में होगा ताकि राज्य का नाम भी क्या हो जाएगा? संविधान में चेंज हो जाएगा। पूछा जाएगा हाल ही में किस राज्य का नाम जो है सो नाम परिवर्तित किया गया? पहले शहर का नाम परिवर्तित होता था, अब राज्य का नाम परिवर्तित हो रहा है, इसीलिए करके याद रखिएगा VVI हो जाता है। चलिए तो याद रखिएगा यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। अगला चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के देखिए, आपको लगता होगा कि हम हमेशा किसी सरकार के विरोध में बोलते हैं। अगर एक बात बताइए, हमसे अधिक ज्ञानी लोग हैं, ओझा सर का नाम सुने होंगे, ICS की जो मैडम है बबीता मैम, उनका नाम सुने होंगे, ठीक है, और भी जो हैं उस सबको आप देखते होंगे। आखिर मान लीजिए जो भी शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ जो लोग है, पहले तो यही सपोर्ट करता था इस सरकार को, करता था कि नहीं करता था? अब वही शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ लोग उनका विरोध करता है। हाँ, कुछ लोग विरोध नहीं करता, गलत होने पर भी देख रहा है। कारण है कि जानता है कि कहीं गलत
बोल दिए सरकार के खिलाफ में तो सीबीआई ईडी कहीं पहुंच जाए, कोचिंग बंद हो जाए, इंस्टीट्यूट बन जाए, दुकान बंद हो जाए, मेरा अलग बात है। तो हम जब कभी कभी बोलते हैं तो मेरे कमेंट पर आता है कि सर लगता है आप कांग्रेस के समर्थक हैं। किस दिन आप देखें कि राहुल गांधी जिंदाबाद बोलते हुए हमको, ये पहले बताइए, या कभी देखें हमको किसी पार्टी का ये करते हुए। हाँ, गलत चीज को गलत नहीं कहें तो इसका मतलब हम भी उस गलत में शामिल हैं। अगर आपके नजर के सामने कहीं गलत हो रहा है और आप गलत को गलत नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है उस गलत में आप भी शामिल हैं। ऐसा बात है। अब देखिए ये जो योजना है आप ही समझिए इस बात को। चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के आपको पता है चुनाव आयोग का काम क्या होता है? चुनाव करवाना होता है। किसी भी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह होगा उसको देना होता है। आचार संहिता लागू करवाना होता है कि चुनाव के बाद आप किसी भी प्रकार के योजना या मतलब चुनाव से 3 महीना पहले किसी प्रकार का योजना, किसी प्रकार का रेवड़ी आप बांट नहीं कर सकते हैं लोगों के बीच में चुनाव के लिए। ये सारे चीज होता है। धर्म के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। ये सारे कंट्रोल करना किसका काम होता है? चुनाव आयोग का। अब देखिए अभी एक विधेयक आया चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के, क्योंकि चुनाव आयुक्त जो करता है चुनाव संपन्न करवाता है, तो चुनाव आयोग का जो प्रधान होता है वो चुनाव आयुक्त होता है, निर्वाचन आयुक्त। ठीक है। अब देखिए इसके चुनाव को लेकर के चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 राज्यसभा में 10 अगस्त 2023 को प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अब पैनल में चुनाव नियुक्ति को लेकर के पैनल में प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। मतलब वही पार्टी चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, कोई भी पार्टी सरकार में रहेगी तो चुनाव आयोग का अगर नियुक्ति करेगा अब देखिए पैनल में कौन शामिल होगा? प्रधानमंत्री शामिल होगा, लोकसभा अध्यक्ष शामिल होगा। इसका मतलब जिसकी सरकार उसका चुनाव आयोग। बताइए निष्पक्ष चुनाव कभी होगा? आप ही बताइए। ये विधेयक क्या लगता है, सही है कि गलत है? हम लोग कहते हैं निष्पक्ष चुनाव, बोलते हैं ना चुनाव, हाँ निष्पक्ष चुनाव हम जैसे बोलते हैं। तो बताइए निष्पक्ष चुनाव हुआ, इस पैनल में प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा का अध्यक्ष होगा, एक कैबिनेट मंत्री होगा। देखिए एक कैबिनेट मंत्री होगा और पूर्व में शामिल एससी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं विपक्ष के नेता को पैनल से क्या कर दिया गया है? बाहर कर दिया गया है। अब समझिएगा। बताइए क्या लगता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में होना चाहिए? अब बताइए पैनल में कौन है? प्रधानमंत्री है, पैनल में लोकसभा अध्यक्ष है, पैनल में कैबिनेट मंत्री है। तीनों किसका पैनल हो गया? सरकार का। जिसकी सरकार उसका चुनाव। बताइए चुनाव खत्म हुआ कि नहीं हुआ? आप अगर कहेंगे कि यहाँ पर लोकतंत्र है, चुनाव हो रहा है, तो बताइए चुनाव खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग में वही जाएगा जिसकी सरकार होगी, और जो चुनाव आयोग को नियुक्त करेगा स्वाभाविक बात है चुनाव आयोग ईवीएम भी कहेगा ले जाओ अपने घर में, भर रात में टिप कर हमारा यहाँ पहुंचा देना, हम गिनती करवा देंगे। यही कहेगा ना। जो ईवीएम गया वहां जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ईवीएम तोड़ा दे देते हैं, घर पे खूब टिप लेना भर रात, बच्चा बुतरू को लात से टिप टिप करके वोट गिरवा देगा। ऐसा बात है। समझ बोल रहे? सही बात बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? आज सुबह माना वहां आकर के गिनती करवा देंगे, थोड़ा चिंता नहीं करना। ऐसा बात है। बताइए कोई भी सरकार हो, अगर ये क्लियर हो, ये बताइए। अब मीडिया वाला इसको खबर उठाया है कि निष्पक्षता खत्म हो रहा है। बताइए। और उसमें क्या है, पहले क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट का ना पहले जो था, इस पैनल में सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, जो पूर्व न्यायाधीश हुआ करता था, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इसको चुनाव आयोग में इसकी नियुक्ति करने के लिए पैनल में इसको हटा दिया गया, बोला तुम नहीं रहेगा अब। उसके बाद विपक्ष का नेता होता था, इसको हटा दिया गया। इसका बाद बताइए अगर अब केवल सरकार का ही रहेगा नुमाइंदा इसमें, तो बताइए कभी जो है सो निष्पक्षता के साथ चुनाव होगा? इसका मतलब चुनाव खत्म कर दिया गया अप्रत्यक्ष तरीका से। चुनाव के नाम पर केवल ढकोसला होगा। ये गलत बात है कि सही बात है? यही बात बोल देते हैं लोगों को, कहता है कि मैंने ये दूसरा का समर्थक हो गया। मतलब सरकार के गलत नीतियों का विरोध करना इसका मतलब नहीं हुआ कि आप दूसरे पार्टी के सपोर्टर हो गए। ये कहीं से जायज नहीं है। बताइए ये गलत है कि सही है? लेकिन ये भक्तों को नहीं दिखेगा, ये बात नहीं समझ में आएगा उसको। सही बात रहे हैं, उसको समझ में ये बात तो नहीं आएगा। सेना की बात बताए आपको कि सेना का काम है बॉर्डर पे लड़ना। अब आप प्रचार करवा रहे हैं कि सेना हमारा सब पूरा देश में अभियान चलाएगा चुनाव में कि हम कौन कौन सरकार काम किए। आज तक कोई सरकार इस तरह के काम किया है? बताइए। आप जब जनता को दिए हैं सेवा, गैस सिलेंडर दिए हैं और बहुत बढ़िया के गैस सिलेंडर दिए हैं, बहुत बढ़िया के मैंने
आप शौचालय दिए, बढ़िया काम किए, लेकिन जो आपका लाभ लिया 8 करोड़, अगर आप बोल रहे हैं हम गैस कनेक्शन बांटे हैं, तो 8 करोड़ लोग आपका जानिए गया है कि हमको गैस मिला है। अगर 2 करोड़ घर दिए हैं प्रधानमंत्री आवास में, तो 2 करोड़ लोग जान गया है। तो बताइए आपको कौन जरूरी है सेना का प्रचार प्रसार करवाना? बताइए कोई जरूरी है? आप सेना से बताइए सब करवा रहे हैं। सेना, इसका मतलब सेना देखिए किसी पार्टी का गुलाम नहीं होता है, सेना इस देश का रक्षक होता है, इस देश की रक्षा करने के लिए बना, किसी पार्टी की रक्षा करने के लिए नहीं बना। तो बताइए सब योजना गलत है कि नहीं है? आप सोचिए अपने हिसाब से। लेकिन देखिए कहां उठाइएगा, उठबे नहीं करेगा, कहां उठिएगा? आप ये सब बात बोलिए, हम तो छोटे मोटे मास्टर है, 100-200 बच्चा हमको देखता है, कोई बात नहीं है। यही बात अगर बड़ा चैनल वाला बोल देना, उसका दुकान तुरंत बंद हो जाएगा, वो तिहाड़ में सीधा नजर आएगा, बिहार से सीधा तिहाड़ पहुंच जाएगा। सही बात बोल रहे हैं। खान सर को आज बिहार किस नहीं मिला ना, खान सर एक बार बोल दी बात, जो हम बात बोले समझ में आ जाएगा, समझ रहे बात को। तो इस तरह की चीजें हैं। चलिए अब सवाल है वर्तमान चुनाव आयुक्त क्या हुआ, क्या हुआ? वर्तमान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, अच्छा ये 25वां चुनाव आयुक्त है, ठीक है। और याद रखिएगा निष्पक्षता के साथ अब चुनाव आयुक्त जो होंगे, लास्ट चुनाव आयुक्त, अंतिम चुनाव आयुक्त यही होंगे। उसके बाद देखते हैं। और बहुमत है, राज्यसभा में गया है, लोकसभा में उनका बहुमत है, आराम से पास करवा देंगे साहब। हम तो कहते हैं साहब ये लोकतंत्र खत्म करिए, ब्रिटेन का जो क्राउन आता है पहन लीजिए ताज, सिंहासन पे बैठ जाइए, ठीक है, और मोदी साम्राज्य शुरू करिए, मोदी राजवंश, है कि हम लोग मोदी राजवंश पढ़ेंगे, है कि नहीं? आप कहते हैं बाल बच्चा नहीं है, एगो बात बताइए हमको, एगो बात बताइए हमको, सुनिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन बाल बच्चा था बताइए? मोहम्मद गौरी का कौन बाल बच्चा था बताइए? कौन बना? ऐसे बात है। तो याद रखिए, जो भी देश को लूटा है वही लूटा है जिसका कोई नहीं है, ऐसा बात है, ऐसा बात है। जो बंधा हुआ गाय होता है ना, वो कम से कम अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, और जो खुला गाय होता है केकरो जाके 2 गाल चोरावेगा, ऐसा बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही बात है, जो एक परिवार चलाने के लिए सीख लिया ना, वो परिवार का वैल्यू समझता है और उसी हिसाब से वो देश का भी वैल्यू समझता है। अब यही बात बोल देते तो बड़ा बुरा लग। अच्छा कौन गलत बोल दिए? अगर नहीं है कोई तो आप अडानी पर जो 32,000 करोड़ का कोयला घोटाला आप जांच करवा लीजिए, क्यों नहीं करवा रहे हैं? कारण क्या है? कारण क्या है? अभी जो सतपाल मलिक बोले पुलवामा हमला जो है, इतना देखिए खुल करके बोले, लेकिन एक मीडिया में कहीं चर्चा देखिए, इजराइल का चर्चा हर मीडिया में आता होगा, लेकिन मणिपुर का चर्चा देखिए, बताइए। तो ये सब चीज है। चलिए कोई बात नहीं है, क्या बोले? चलिए अगला देखिए, अगला देखिएगा कि राष्ट्रीय राजधानी संशोधन विधेयक 2023 को 3 एवं 7 अगस्त को क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया गया। इसके बारे में पहले भी बताए थे। राष्ट्रीय राजधानी, जो अफसर का तबादला होता है, अफसर की जो नियुक्ति होती है जो भी अधिकारी का, वो दिल्ली सरकार के पास था। अब जो आ गया ये सारे काम विधेयक पास करके, जिसका नाम है राष्ट्रीय राजधानी संशोधन विधेयक 2023, 3 से 7 अगस्त को क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा में पारित कर दिया गया, जिससे दिल्ली सरकार की अधिकांश शक्तियां, जैसे अफसरों के ट्रांसफर, जमीन भूमि जैसी विभागों की शक्ति किसके पास चली जाएगी? क्योंकि वर्तमान सरकार को यह लगा कि दिल्ली में हम जीत नहीं पा रहे हैं। ऐसा करते हैं, जो बढ़िया काम करेगा उसको यहाँ से भगा दे जा करेंगे दिल्ली से, और जो खराब काम करेगा हमारे पास शक्ति चलेगा, खरब का अधिकारी को पर नियुक्त कर देंगे। जनता को पता चल जाएगा सरकार बढ़िया काम नहीं कर रही है, और जो वहां पर नियुक्त रहेगा हमारे इशारे पर काम करेगा। ये कोई मतलब हुआ? किसी राज्य सरकार की आप शक्ति को छीन रहे हैं। अब देख रहे हैं कैसा कैसा विधेयक आ रहा है देश के विकास के लिए, संविधान के विकास के लिए, देख रहे हैं। और वोट किस पर मांगा जाता पता है? कल भी हुआ था एक रैली में कि अगले रामनवमी पे हम लोग राम लल्ला के साथ, हाँ,
बड़ा भव्य समारोह के साथ रामनवमी मनाएंगे। लोग वोट दे देगा। हाँ, चर्चा नहीं हो, अब नहीं होगा तो कब होगा? 24 आराम नहीं होगा तो कब होगा? गजब बात करते हैं।